आवाज ठीक आ रही है? गाइस आवाज आ रही है इसमें? ओके, परफेक्ट। अच्छा, अब ये जो बुक में लिखा हुआ था ये ओवेरियन मेलिग्नेंसीज का, इट वाज वेरी लाइक आई फाउंड इट हैपहैजर्ड और कोई खास सिनेरियो बेस्ड नहीं था, ठीक है, कोई खास पता नहीं चल रहा था। तो ये मैं देख रही थी एक वीडियो, तो उसके ऊपर ये बहुत अच्छा समराइजेशन थी ऑफ कार्सिनोमा या फिर मतलब पोस्ट मेनोपॉजल पेल्विक मास की, ठीक है। तो इसमें सीए ओवरी जो है वो आ जाता है। अच्छा, जब भी कोई पोस्ट मेनोपॉजल पेल्विक मास वाला पेशेंट आएगा उसमें तीन चीजें हो सकती हैं, या जीआई ट्रैक्ट का कोई मसला हो सकता है जैसे कोलोरेक्टल कार्सिनोमा, और 80% केसेस में यही होगा। फिर यूरिनरी ट्रैक्ट का कोई मसला हो सकता है। ये जीआई और यूरिनरी ट्रैक्ट हम दूसरे सर्जरी मेडिसिन वगैरह में देख लेंगे। हमने अभी देखना है रिप्रोडक्टिव ट्रैक्ट कोई मसला, ठीक है। तो इसमें हमारे पास क्या आते हैं, सीए आ जाता है, सीए ओवरी। अच्छा, तो ओवरी के सीए की जो टाइप्स हैं हमारे पास हिस्टोलॉजिकल क्लासिफिकेशन के मुताबिक, लेट मी ओपन अप द बुक। हिस्टोलॉजिकल क्लासिफिकेशन में एपिथेलियल ओवेरियन जो ट्यूमर्स हैं वो सबसे ज्यादा कॉमन है, 80% वो हो सकते हैं, ठीक है। इसमें सबसे ज्यादा जो इसमें से कॉमन है वो है हाई ग्रेड सीरस, और फिर इसके अलावा ये दूसरी इसकी टाइप्स हैं जो हमने लास्ट ईयर पैथो में करी थी। फिर सेक्स कोर स्ट्रोमल ट्यूमर्स के अंदर ग्रैन्युलोसा सेल, सर्टोरी लेडिक सेल, एंड ये तो बहुत रेयर वाला है, ठीक है। फिर जर्म सेल ट्यूमर्स में हमारे पास डिसजर्मिनोमा है, योक सैक ट्यूमर, टेराटोमा, कोरियोकार्सिनोमा मिक्स्ड। देन एट द एंड वी हैव मेटास्टेटिक ट्यूमर, जिसके अंदर क्रकेनबर्ग ट्यूमर जो होता है उसको हम कहते हैं, ठीक है, वो जो म्यूसिनस वाला जो हो जाता है। अच्छा, अब ये हमने करनी इसकी हिस्टोलॉजिकल क्लासिफिकेशन, एंड वी जस्ट नीड टू नो कि जो हाई ग्रेड सीरस कार्सिनोमा है वो सबसे ज्यादा कॉमन है, एंड लेस कॉमनली एंडोमेट्रियोइडिया दूसरी टाइप्स हो सकती हैं, ठीक है। अब रिस्क फैक्टर्स हमारे पास क्या हैं? इंक्रीज रिस्क होता है ओवेरियन कैंसर का इन नलिपारिटी, कोई आईयूडी यूज करते हुए, एंडोमेट्रियोसिस जिसको हो, नाउ यू नीड टू रिमेंबर दिस, एंडोमेट्रियोसिस जिस पेशेंट को, फिर सिगरेट स्मोकिंग में इंक्रीजेस द रिस्क ऑफ म्यूसिनस ट्यूमर्स ओनली, एंड ओबेसिटी, ठीक है। डिक्रीज रिस्क किसमें होता है? मल्टीपास फीमेल में कंबाइन ऑरल कॉन्ट्रासेप्टिव्स जो यूज कर रही होती हैं, ट्यूबल लाइगेशन जिनमें हुई हो, सेल्फ इंजेक्टमी या हिस्टेरेक्टमी जिनमें हुई हो, ठीक है। तो ये आपने बेसिक इसके रिस्क फैक्टर्स जो इंक्रीज को करते हैं जो डिक्रीज करते हैं वो उनको याद रखना है। उसके अलावा वी हैव द BRCA1 एंड BRCA2 म्यूटेशंस, जो दोनों जो हैं दे कैरी अ रिस्क विद इट। तो इसमें यह है कि व्हाट डू यू से, ये उसके अलावा लिंच सिंड्रोम भी है जिसके अंदर देयर इज अ रिस्क ऑफ ओवेरियन कैंसर। तो इस केस में जो ये फीमेल्स होंगी इनको यंगर एज के ऊपर ये कैंसर हो सकता है, एंड दिस इज मतलब अर्ली 30s अर्ली 40s इसमें, ठीक है। तो इनके लिए हम स्क्रीनिंग करते हैं, हालांकि उन्होंने क्या कोई खास फायदा नहीं है इसका, लेकिन ऑब्वियसली जिसकी फेमिलियल डिस्पोजिशन है, कोई जेनेटिक फैक्टर है, उसके अंदर हम ट्रांसवेजाइनल अल्ट्रासाउंड एंड CA-125 की सीरियल मेजरमेंट्स ले सकते हैं, ठीक है। तो नाउ दैट दिस बेसिक स्टफ इज गॉन, अब हम इसकी क्लिनिकल फीचर्स को देख लेते हैं। इसकी क्लिनिकल फीचर्स बहुत वेग होती हैं और अक्सर फीमेल्स जो हैं इस वजह से दे प्रेजेंट एट स्टेज 3, उससे पहले अक्सर पता ही नहीं चलता कि उनको ओवेरियन कैंसर है, ठीक है। तो इसमें क्या है, इंक्रीज्ड एब्डोमिनल गर्थ या ब्लोटिंग, लाइक एज आई सेड, पोस्ट मेनोपॉजल पेल्विक मास। अच्छा, कैन समबडी टेल मी कि इफ देयर इज पोस्ट मेनोपॉजल पेल्विक मास, तो मैं दूसरी चीजें जैसे फाइब्रोइड्स या एंडोमेट्रियोसिस या एडेनोमायोसिस इनका क्यों नहीं कोई खास सोचूंगी? लाइक व्हाई वुड आई बी मोर इंक्लाइंड टुवर्ड्स ओवेरियन कार्सिनोमा? कैन एनीबडी टेल मी व्हाई? चैट में। यस, ठीक है। प्री मेनोपॉजल अगर कोई पेल्विक मास होता तो आई वुड थिंक ऑफ नंबर 1 फाइब्रोइड, नंबर 2 एडेनोमायोसिस, ठीक है। लेकिन बिकॉज ये सारी चीज़ें जो हैं एस्ट्रोजन पे डिपेंडेंट हैं, और आफ्टर मेनोपॉज फाइब्रोइड भी श्रिंक कर जाते हैं, जो एंडोमेट्रियोसिस एडेनोमायोसिस वगैरह था उसके भी साइन सिम्टम्स वो कम हो जाते हैं, ठीक है। तो इस केस में वी वोंट थिंक ऑफ दोज, वी विल थिंक ऑफ ओवेरियन सीए, ठीक है। उसके अलावा देर इज पेल्विक एंड एब्डोमिनल पेन जो परसिस्टेंट हो सकती है। देन
उसके अलावा सीए के दूसरे जो हैं डिफिकल्टी ईटिंग, फीलिंग फुल क्विकली, और वेट लॉस एंड सो ऑन एंड सो फोर्थ। ठीक है, तो नाउ देयर आर सम मार्कर्स जिसको हमने देखना है। इसमें हमारे पास है CA 125 एंड CA 99। ये हम लोग यूज करते हैं एपिथेलियल ओवेरियन में। CA 125 हम लोग सीरस में यूज करते हैं, CA 99 हम म्यूसिनस में यूज करते हैं। इनहिबिन जो है वो ग्रैन्युलोसा सेल ट्यूमर्स जो है वो रिलीज करते हैं। ठीक है, और ये सिर्फ फॉलोअप के लिए, बाकी सारे प्री ऑपरेटिव एंड फॉलोअप के थे, सिर्फ ये इनहिबिन जो है वो रेयर है, बस फॉलोअप के लिए यूज करते हैं, ये प्री ऑपरेटिवली नहीं यूज करते। HCG क्या रिलीज करते हैं? डिस्टर्मिनोमा। आई थिंक इसकी ये थी कि 90% डिस्टर्मिनोमास, नहीं 10% डिस्टर्मिनोमास रिलीज करते हैं, एंड कोरियोकार्सिनोमा के 50% रिलीज करते हैं। इसकी इस तरह की कोई स्टेटिस्टिक्स नहीं। और ये AFP जो है अल्फा फीटोप्रोटीन जिसको कहते हैं, ये योक सैक एंड टेराटोमस रिलीज करते हैं। तो ये बस आप ट्यूमर मार्कर्स अलोंग विद इट्स एसोसिएटेड जो है ट्यूमर टाइप, उसको वो आप याद कर लें। ठीक है, अच्छा अब हम वापस उस पिक्चर के ऊपर चले जाते हैं। अच्छा, तो हमने क्या किया, हमारे पास आए, हमें सस्पेशन हुआ, हमने क्या करना है, प्री ऑप वर्कअप में हमने ट्यूमर मार्कर्स कर लेने हैं। ठीक है, उसके अलावा हमने चेस्ट एक्सरे करना है। ठीक है, उससे हमें मेटास्टेसिस वगैरह का पता चल जाता है। और दूसरी, और फिर साथ में हमने कैन आई से समथिंग कि पोस्ट मेनोपॉजल जो पेल्विक मैसेज हैं, ये जीआई ट्रैक्ट के सिम्टम्स के साथ जो आ रहे हैं, जैसे इंक्रीज एब्डोमिनल ब्लोटिंग और एंड डिफिकल्टी ईटिंग, इसमें देखें थर्ड ब्लॉक जो एपिथेलियम का बना हुआ है 80%, इसमें CA 125। तो जो एपिथेलियल ओवेरियन कैंसर है ना, वो जीआईटी के सिम्टम्स के साथ आ रहे हैं। दैट्स व्हाट इट मेंट। जब वो यूरिनरी ट्रैक्ट के सिम्टम्स के साथ आएगा तो वो जर्म सेल होगा, तो उसमें आप LDH और बीटा HCG कराओगे, ये लिखा हुआ है। तो जब GI के सिम्टम्स के साथ आएगा तो हमने CA 125 करवाया, लेप्रोटमी कराई, फिर उसके बाद प्रिवेंशन OCPs पे लिखा हुआ है, पेरिटोनियल वॉशर बायोप्सीज। दिस इज हाउ इट इज। Okay. The lecture that I listened to, उन्होंने जिस तरह समझाया था, I'm just going that way. Because they said कि there could be, they were going this way, if that makes any sense. First they went this way. They said ये 3 options हो सकती हैं. फिर उन्होंने कहा pre-op workup में tumor markers और ये कराते हैं. Then they went कि tumor markers में ये जो 3 blue हुए हैं, ये 3 ऑप्शंस आ सकती हैं हमारे पास, या ये अगर शो अप करेंगे तो एपिथेलियल होगा, ये वाले ट्यूमर मार्कर्स में जर्म सेल होंगे, ये वाले ट्यूमर मार्कर्स में ये होंगे। एंड देन अगेन वी हैव टू गो फॉर लैप्रोटमी, उस पर हमारी स्टेजिंग वगैरह आ जाती है आगे। फिर ये जो येलो बॉक्सेस हैं इस तरह, इनफैक्ट ये मैं आपको लेक्चर जो है लिंक भेज दूंगी, सो यू गाइस कैन वॉच इट योरसेल्फ एज वेल एंड सी हाउ द गाय हैज एक्सप्लेन्ड इट। ठीक है, तो आई एम जस्ट गोना गो द वे दैट गाय एक्सप्लेन्ड इट, जस्ट यू नो because मैंने सुना ही उसका है, तो I don't know any other explanation. तो उसने बेसिकली कहा था you do your pre-op workup, तो उसके अंदर we have, हम ट्यूमर मार्कर्स कराते हैं, साथ में चेस्ट एक्सरे, एंड we're gonna go for ट्रांसवेजाइनल अल्ट्रासाउंड। अब ट्रांसवेजाइनल अल्ट्रासाउंड जो है वो है मोडालिटी ऑफ चॉइस। ठीक है, इसके ऊपर हमारा अच्छे से डायग्नोसिस भी हो जाता है, और डायग्नोसिस के अंदर क्या क्या चीज़ें आती हैं, जो हमारा मास है वो होता है सॉलिड, और सॉलिड होता है, और इंस्टेड ऑफ सिस्टिक, और वो उसके मार्जिन्स होते हैं इरेगुलर, और उसकी क्या होते हैं, साथ में एसाइटीज भी प्रेजेंट हो सकती है, पेरिटोनियल थिकनिंग भी हो सकती है, और मेंटल डिपॉजिट्स भी हो सकते हैं। फिर आपने उसकी साइज वगैरह देख लेनी है। फिर ऑब्वियसली जब आप पेल्विक एग्जामिनेशन करते हो पेशेंट का, तो उसके ऊपर भी आपको फील हो सकता है, आपने बताना है कि यूट्रस कितने वीक्स मतलब के साइज का है। मतलब अम्बलाइकस पे हमने पढ़ा था कि 20 वीक साइज अम्बलाइकस पे हम कंसिडर करते हैं, तो उस हिसाब से आपने कितने वीक साइज का यूट्रस हो गया है, उसकी कंसिस्टेंसी बतानी है, वो स्मूथ है या नॉड्यूलर है, या किस तरह उसकी इरेगुलरिटी फील हो रही है कि नहीं। फिर सॉलिड स्वेलिंग है या सिस्टिक स्वेलिंग है। ठीक है, फिर वो स्वेलिंग टेंडर है या नॉन टेंडर है। अगर नॉन टेंडर है तो ज्यादा मसला है। ठीक है, नॉन टेंडर पॉइंट्स टुवर्ड्स CA, एंड टेंडर वुड बी कि अच्छा चलो कोई इन्फेक्शियस प्रोसेस है तो मे बी CA थोड़ा नीचे आ जाता है। ठीक है, तो ये सब चीजें जो है आपने सोचनी है। फिर आपने जब ट्यूमर मार्कर्स कराए तो उसके ऊपर आपका अगर CA है या एंड CA 125 है तो एपिथेलियल ट्यूमर होगा। ठीक है, एपिथेलियल में सबसे ज्यादा हमारे पास कॉमन था सीरस वाला।
फिर LDH या बीटा HCG अल्फा फीटोप्रोटीन आए तो जर्म सेल आएंगे, फिर एस्ट्रोजन या टेस्टोस्टेरोन आए तो गोनाडल स्ट्रोमल ट्यूमर्स आएंगे, ठीक है। फिर आपने नेक्स्ट अब आपने क्या करना है, आपने वो देख लेना है CT कराना है या MRI, और CT हम लोग ज़्यादातर यूज़ करते हैं स्टेजिंग के लिए, ठीक है। उसके अलावा आप चेस्ट एक्सरे कराएंगे, ECG कराएंगे, फुल ब्लड काउंट, यूरिया इलेक्ट्रोलाइट्स, लिवर फंक्शन टेस्ट वगैरह वगैरह ये सब, ठीक है। तो उसके बाद आपने फाइनली जो है आपने डिसाइड कर लिया कि बिफोर ट्रीटमेंट जो है आपने बायोप्सी लेनी है, इसमें बायोप्सी का नहीं लिखा हुआ, आपने बायोप्सी लेनी है, ठीक है। तो ये आप लैप्रोस्कोपिकली ले सकते हैं एंड अक्सर जो है ओमेंटम जो है उसको आप उठाते हैं, थोड़े सा ओमेंटम का पीस लेते हैं, वो अच्छी एक साइट है फॉर बायोप्सी। तो अल्ट्रासाउंड या CT गाइडेड बायोप्सी कर सकते हैं या लैप्रोस्कोपिकली आप बायोप्सी ले सकते हैं। फिर बायोप्सी के ऊपर आगे, और आपने CT ले ली, बायोप्सी ले ली, वो सब ले लिया, तो आगे अब आप स्टेजिंग की तरफ आ जाएंगे, ठीक है। अब स्टेजिंग जो है मैं बुक खोल लेती हूँ। अच्छा, स्टेज 1 में वी हैव ट्यूमर कन्फाइंड टू द ओवरीज, फिर A, B और C। A is limited to one ovary, ठीक है। B is limited to both ovaries and either could be 1A or 1B, but tumor on surface of ovary with capsule ruptured, या फिर SIT is positive for tumor cells, ठीक है। अब इन सब में ये ट्रेंड चलेगा कि जो C वाला होगा ना उसमें कैप्सूल रप्चर्ड या SIT is positive for tumor cells हो जाएगा, ठीक है। तो लेट्स स्टार्ट अगेन। 1 में कन्फाइंड टू ओवरीज था, A में 1 ओवरी, B में both ovaries, और इसमें कैप्सूल रप्चर हो गया या SIT is positive for tumor cells। देन 2 में ट्यूमर कन्फाइंड टू पेल्विस हो गया। अब इसकी A में एक्सटेंशन हो रही है यूट्रस और ट्यूब्स को, और B में एक्सटेंशन हो रही है अदर पेल्विक ऑर्गन्स को। देन C में अगेन वी हैव कैप्सूल रप्चर या SIT is positive for tumor cells। 3 के अंदर वी हैव ट्यूमर कन्फाइंड टू एब्डोमिनल पेरिटोनियम और पॉजिटिव रेट्रोपेरिटोनियल या इंग्विनल लिम्फ नोड्स। A, B, C। A में tumor grossly limited to pelvis with negative nodes but histologically confirmed। B में अंदर जो abdominal implants less than 2 centimeter है, C के अंदर abdominal implants more than 2 centimeter, या फिर positive retroperitoneal या inguinal lymph nodes, and 4 is distal metastasis। Now अभी first time ये classification देखने पे थोड़ा सा दिमाग घूम जाता है, that's perfectly normal, don't be worried। अगेन आई वुड रिकमेंड ये सारी क्लासिफिकेशन जो आज हमने तीनों क्लासिफिकेशंस पढ़ी हैं तीनों कैंसर्स की, ये आप इसको किसी अच्छी सी चार्ट पे लगा के या किसी नोट्स पे लगा के ना अपनी दीवार पे चिपका लें। सो एवरी टाइम यू जस्ट वॉकिंग अराउंड आप इसको एक दफ़ा देख लें तो उससे अच्छा खासा आपके ना माइंड में सेट हो जाती हैं चीज़ें, राइट। अब हमने शुरू से स्टार्ट किया, ठीक है। हमारे पास क्लिनिकल फीचर्स वाला पेशेंट है, हमने उसकी हिस्ट्री एग्जामिनेशन ले ली। एग्जामिनेशन पेल्विक एग्जामिनेशन के ऊपर हमें कोई जो है यूट्रस था वो बहुत ज़्यादा इनलार्ज था, उसकी कंसिस्टेंसी इरेगुलर थी, सॉलिड हमें मास फील हो रहा था, इट कुड बी बायलैटरल, हमें शायद थोड़ी सी SITs भी फील हो, ठीक है। फिर उसके बाद हमने ट्रांसवेजाइनल अल्ट्रासाउंड किया जो मोडालिटी ऑफ चॉइस है। ट्रांसवेजाइनल अल्ट्रासाउंड के बाद हमें पता चल जाएगी थिकनेस एंड एक्सक्यूज मी sorry for that distraction, yeah sorry about that, कोई रूम में आ गया था। okay, where was I? फ्लो सारी खराब हो गई हैं। अच्छा, अब हमने ट्रांसवेजाइनल अल्ट्रासाउंड कर लिया है, हमें पता चल गया है कि वहाँ पे जो ओवरीज हैं या कोई बहुत सारे वहाँ मास वगैरह पड़े हुए हैं। तो हमने फिर अगला उसकी ये दोनों चीज़ें साथ साथ होंगी, हमने उसकी
ट्यूमर मार्कर्स भी भेज दिए ब्लड लेके, ठीक है। ब्लड के अंदर और क्या चीजें कराते हैं हम, वही फुल ब्लड काउंट, यूरिया इलेक्ट्रोलाइट्स, लिवर फंक्शन टेस्ट, ठीक है। ब्लड भेज दिए, ट्यूमर मार्कर्स के लिए भी भेज दिया। फिर साथ में हमने सीटी करानी है, ठीक है। सीटी के अंदर हम स्टेजिंग करेंगे, ठीक है। और स्टेजिंग अब हमने कर ली है, साथ में हमने बिफोर ट्रीटमेंट वी हैव टू डू एमआरआई एज वेल। एक सेकेंड, एमआरआई से पहले सॉरी, सीटी आपने करा ली, आपकी जो है स्टेजिंग भी होगी, फिर आपने बायोप्सी भी लेनी होती है। बायोप्सी एंड एमआरआई, ये आपने प्रॉपर ट्रीटमेंट से पहले बायोप्सी एंड एमआरआई लेना है, ठीक है। तो बायोप्सी पे भी आपकी उसमें ग्रेड्स का पता चल जाएगा सब, ठीक है। अब हमने नेक्स्ट आना है मैनेजमेंट के ऊपर। मैनेजमेंट में अगेन हर कैंसर में देयर सर्जरी, देयर कीमो एंड देयर रेडिएशन। इसमें सर्जरी का जो है वो आप बेसिकली जहाँ जहाँ ट्यूमर है आप वहाँ बिट्स एंड पीसेस उतार सकते हैं, बिकॉज ये अक्सर मैंने बताया कि इतना ज़्यादा स्प्रेड हो जाता है कि स्टेज 3 तक आया होता है काम। तो इसके अंदर आपने टोटल एब्डोमिनल हिस्टेरेक्टमी करनी होती है, साथ में बायलैटरल सैल्पिंजोओफरेक्टमी, साथ में एसोसिएटेड ओमेंटम जो है जहाँ पे मेटास्टेसिस या जो भी ओमेंटम के ऊपर बिट्स हैं वो भी रिमूव करने हैं। फिर आपने पेरिटोनियल वॉशिंग करनी है। इन्होंने बायोप्सीज लिखी हुई हैं, यू कैन टेक बायोप्सीज फ्रॉम मल्टीपल पॉइंट्स, ठीक है। एंड देन यू कैन डू डीबल्किंग। डीबल्किंग इज बेसिकली जो भी उस एरिया में जहाँ जहाँ आपको ट्यूमर नजर आ रहा है, जैसे बावल के ऊपर नजर आ रहा है तो थोड़ा सा वो बावल का हिस्सा रिजेक्ट कर लिया, फिर पेरिटोनियम पे नजर आ रहा है तो पेरिटोनियम को स्ट्रिप कर लिया, वहां से वो उसकी ऊपर से डिपॉजिट्स उतार लिए। फिर स्प्लीन के ऊपर नजर आया तो आपने स्प्लीनेक्टमी कर दी, ठीक है। तो डीबल्किंग सर्जरी इज बेसिकली जहाँ जहाँ आपको ट्यूमर नजर आ रहा है ना उस एरिया को आप जो है वो निकाल लें, ठीक है। तो इसके लिए ये काफी एग्रेसिव जो है चीज यूज होती है। फिर लिम्फ नोड रिसेक्शन जो है वो भी आपने करनी है। लिम्फ नोड्स हम कौन कौन से रिसेक्ट करते हैं, ठीक है। ये जो है जाती है पेल्विक या पैरा एओर्टिक लिम्फ नोड्स में, ठीक है। तो वो वाले लिम्फ नोड्स जो हैं आपने रिसेक्ट कर लेने हैं। अच्छा, अब इन द रेयर चांस कि एक फीमेल इज यंग एंड शी गेट्स ओवेरियन कैंसर, ठीक है, एंड शी वांट्स टू प्रिजर्व हर फर्टिलिटी, तो इसमें हम लोग करते हैं यूनिलैटरल सल्पिंजोओफरेक्टमी। ये मैं पेज 198 पे हूँ, बाय द वे, आई विल जस्ट शो यू गाइस द पेज। यहाँ पे कहीं लिखा होना चाहिए, ठीक है। यूनिलैटरल सल्पिंजोओफरेक्टमी, ओमेंटेक्टमी, पेरिटोनियल बायोप्सीज एंड पेल्विक एंड पैरा एओर्टिक लिम्फ नोड डिसेक्शन, ठीक है। साथ में आप एंडोमेट्रियल सैम्पलिंग भी कर लेते हैं, बिकॉज अगर फीमेल यंग है तो हाई चांसेस आर शी हैज दैट जेनेटिक प्रीडिस्पोजिशन, जैसे हमने BRCA1 BRCA2 जीन्स या लिंच सिंड्रोम या इस तरह की चीज होगी, तो हम साथ में एंडोमेट्रियल सैम्पलिंग भी देख लेते हैं, ठीक है। फिर after we've done this we put the patient on chemotherapy, तो it is usually done as adjuvant chemotherapy, ठीक है, after the surgery। फिर हम क्या करते हैं कि second look after the chemotherapy हम second look surgery करते हैं। second look surgery means it's a laparotomy again after, just to see कि कोई residual disease तो नहीं है और सब assessment करने के लिए, ठीक है। तो ये होगी हमारी इसकी मैनेजमेंट सर्जिकल। अब कीमोथेरेपी में उन्होंने लिखा हुआ है कि यूजुअली जो है ये दिए जाते हैं एज एडजंक्ट, लेकिन इट कैन आल्सो बी गिवन एज प्राइमरी ट्रीटमेंट। और प्राइमरी ट्रीटमेंट ऑब्वियसली अगर हम दे रहे हैं तो यूजुअली इट्स फॉर पैलिएशन, ठीक है, बिकॉज यू कांट यूजुअली गेट रिड ऑफ द होल कैंसर विद जस्ट कीमोथेरेपी। फर्स्ट लाइन में हमारे पास हैं दो चीजें, ठीक है। एक तो वो प्लैटिनम कॉम्पाउंड्स जैसे कार्बोप्लैटिन और सिस्प्लैटिन वगैरह, ठीक है। और साथ में वी हैव पैक्लीटैक्सोल, ठीक है। तो इनके नाम याद कर लें, कार्बोप्लैटिन या सिस्प्लैटिन दे सकते हैं, कार्बोप्लैटिन इज बेटर, एंड पैक्लीटैक्सोल देते हैं। Then we have another compound called bevacizumab, ये VEGF जो है उसका इनहिबिटर है, ठीक है। देन आफ्टर कीमोथेरेपी हम लोग जो है CT स्कैन करते हैं, उससे पता चल जाता है कि रिस्पॉन्स टू ट्रीटमेंट कैसा है, एंड देन अगेन हम CA-125 मेजरमेंट्स लेते हैं टू सी के रिस्पॉन्स टू ट्रीटमेंट क्या है, ठीक है।
तो दैट्स प्रीटी मच इट। ये अगेन इट सेज कि ये लार्जली पैलिएटिव है, कीमोथेरेपी एंड एवरीथिंग। अच्छा, प्रोग्नोसिस इसका देख लेते हैं। प्रोग्नोसिस इसका इस टेबल में इधर लिखा हुआ है। प्रोग्नोस्टिक फैक्टर्स क्या हैं? स्टेज ऑफ डिजीज अगर ज्यादा तो बुरा प्रोग्नोसिस है। अगर रेजिडुअल डिजीज पोस्ट सर्जरी बच गया है, जितना ज्यादा रेजिडुअल डिजीज बचा है उतना बुरा प्रोग्नोसिस होगा। फिर हिस्टोलॉजिकल टाइप में जो है बुरा प्रोग्नोसिस हमारे पास था, लेट मी सी, ये सीरियस का था शायद। आई कांट ना, अब मुझे याद ही नहीं आ रहा, पता नहीं क्यों। खैर, आई कंफर्म विद यू कि कौन सा था। एंड देन ग्रेड, जितना हाई ग्रेड होगा उतना बुरा प्रोग्नोसिस होगा। एंड एज एट प्रेजेंटेशन, जितनी यंगर एज है उतना बुरा प्रोग्नोसिस है। ठीक है, तो दिस वाज द प्रोग्नोस्टिक फैक्टर्स। ऑल राइट, तो इसमें अब देर आर सम अदर ट्यूमर्स, सेक्स कोर्ड स्ट्रोमल ट्यूमर्स एंड जर्म सेल ट्यूमर्स। तो इनके बारे में बस थोड़ा थोड़ा बता देती हूँ। जो सेक्स कोर्ड स्ट्रोमल ट्यूमर्स है ना, उनमें क्लिनिकल फीचर्स हम थोड़ी देख लेते हैं। तो ये जो हैं, ये यंग पेशेंट्स में भी हो सकता है। जो अभी हमने दूसरे वाले पढ़े हैं ना, एपिथेलियल ट्यूमर वगैरह, तो वो यूजुअली एज जो है ज़्यादा होती है प्रेजेंटेशन, और बहुत कम में जिनकी फेमिलियल वो होती है, डिस्पोजिशन होती है, उनकी अर्ली एज पे होती है। लेकिन जो सेक्स कोर्ड स्ट्रोमल ट्यूमर है वो यंग में भी हो सकते हैं। और इसमें क्या होती है कि प्रीकोशियस प्यूबर्टी हो जाती है, बिकॉज ये सेल्स जो हैं, जो ये ग्रैन्युलोजा सेल के ट्यूमर हैं, ये प्रोड्यूस करते हैं वो एस्ट्रोजेंस आई थिंक, एंड सर्टोरी सेल जो ट्यूमर्स है वो दूसरे एंड्रोजेंस प्रोड्यूस करते हैं। ठीक है, तो इसमें जो है इरेगुलर मेंस्ट्रुअल ब्लीडिंग हो जाती है। और अगर प्रीकोशियस प्यूबर्टी हो जाती है यंग गर्ल्स में, और ओल्डर वुमेन में पोस्ट मेनोपॉजल ब्लीडिंग हो जाती है। फिर सर्टोरी लेडिक्स ट्यूमर में क्या होता है कि इसमें साइंस ऑफ विरलाइजेशन हो जाते हैं, डीप वॉइस, हिर्सुटिज्म, एमेनोरिया। ठीक है, तो ये दो डिफरेंसेस हैं इनके। तो यू जस्ट हैव टू नो, अच्छा, granulosa cell tumors produce inhibin। ठीक है, तो यू जस्ट हैव टू नो दिस थिंग। और इसकी ट्रीटमेंट जो है वो यंग पेशेंट में यूनिलैटरल सल्फिंगोओफोरेक्टमी है, और एंडोमेट्रियल सैम्पलिंग एंड स्टेजिंग कर लेते हैं। आई थिंक दिस इज सफिशिएंट फॉर यू गाइस टू नो। बस सर्जरी एंड कीमोथेरेपी देते हैं। ठीक है, फिर नेक्स्ट वी हैव जर्म सेल ट्यूमर्स। ये भी यंग फीमेल्स में हो सकता है, और सॉलिड ओवेरियन मास है। सीटी स्कैन करते हैं, एमआरआई करते हैं, चेस्ट एक्सरे करते हैं, एंड देन अगेन सर्जरी करते हैं इसकी ट्रीटमेंट में, एंड पोस्ट ऑपरेटिव कीमोथेरेपी देते हैं। आई थिंक दैट्स सफिशिएंट फॉर यू गाइस टू नो फॉर दैट एज वेल। क्योंकि ना जो मैंने इसके पास कुछ चीजें देखी थी, क्वेश्चंस वगैरह, हालांकि मैं सारे पास पेपर अभी तक नहीं किए, बट मुझे बेसिक बेसिक चीजें मिली थी कि